आज हमारी इतिहास की 5वीं क्लास है और इतिहास के इस सीरीज़ में आज सिंधु घाटी सभ्यता को ख़त्म करने के बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वैदिक काल। ठीक है, हमने आद्य ऐतिहासिक काल को जब पढ़ा था तो उसमें बताया था कि आद्य ऐतिहासिक काल को हम 2 भागों में विभाजित करके पढ़ेंगे। एक हम पढ़ेंगे सिंधु घाटी सभ्यता और एक हम पढ़ेंगे वैदिक सभ्यता। ठीक है, तो वैदिक सभ्यता को भी हम 2 भागों में बांटेंगे, एक ऋग वैदिक काल है ना, और एक पूर्व वैदिक उत्तर वैदिक काल। ठीक है, ऋग वैदिक काल कितना था 1500 से 1000 बीसी और उत्तर वैदिक काल कितना था 1000 से 600 बीसी। तो आज हमारा टॉपिक है वैदिक काल। ठीक है, ऋग वैदिक काल को वैदिक काल भी कहते हैं। और अच्छा, वैदिक काल इसे क्यों कहते हैं? वैदिक काल इसे इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें क्या हुआ है, वेदों की रचना हुई है। वेदों की रचना किसके द्वारा हुई थी? तो आर्यों के द्वारा हुई थी, आर्य। ठीक है, आर्यों के बारे में हम बात करेंगे, पहले हम देखते हैं। देखो वैदिक काल में क्या हुआ है, तो वैदिक काल में वेदों की रचना हुई, वेदों की रचना हुई, वेदों की रचना हुई और किसके द्वारा हुई थी? आर्यों के द्वारा, आर्य। ठीक है, आर्य जो लोग थे उनके द्वारा। अच्छा, आर्य, हम आर्य शब्द की बात कर रहे हैं तो आर्य शब्द का अर्थ क्या होता है? आर्य शब्द का अर्थ होता है, आर्य शब्द का अर्थ होता है श्रेष्ठ, कुलीन और अभिजात्य। ठीक है, श्रेष्ठ मतलब आर्य जो लोग थे ये श्रेष्ठ थे, मतलब मानवता में उस समय के सबसे बुद्धिमान व्यक्ति जो थे उनमें से एक थे आर्य। श्रेष्ठ, कुलीन और अभिजात्य मतलब जिन पे विजय हासिल ना की जा सके। और इन्हीं के नाम पर हमारे प्यारे देश भारत का नाम भी आर्यावर्त पड़ा था। ठीक है, तो आर्यों की हम बात कर रहे हैं। आर्य शब्द का अर्थ क्या होता है? श्रेष्ठ, कुलीन और अभिजात्य। आर्य शब्द किसने दिया था, ये क्वेश्चन बनता है। आर्य शब्द दिया था किसने? तो आर्य शब्द मैक्स मूलर ने दिया था। मैक्स मूलर ने सबसे पहले कब दिया था? तो 1853 में ये आर्य शब्द दिया था। ठीक है, मैक्स मूलर ने क्या किया था? सबसे पहले आर्य शब्द दिया था। ठीक है, और आर्यों ने क्या किया है? इन्हीं आर्यों ने वैदिक सभ्यता को जन्म दिया। इन्होंने वैदिक सभ्यता को क्या किया? वैदिक सभ्यता को जन्म दिया। ठीक है, वैदिक सभ्यता को किसने जन्म दिया? तो आर्यों ने दिया है। अब एक मतभेद, बहुत से मतभेद हैं कि आर्य कहाँ से आए थे, आर्य कौन थे। तो इन काफ़ी मत हैं, जैसे हम यहाँ पे डालते हैं मत। सबसे पहले हम बात करते हैं मैक्स मूलर की। तो मैक्स मूलर ने कहा था कि आर्य मध्य एशिया से भारत आए थे, मध्य एशिया के ये रहने वाले थे और मध्य एशिया से भारत आए थे। तो मतों में हम सबसे पहले बात करेंगे मैक्स मूलर की। इन्होंने कहा कि आर्य कहाँ से आए हैं? आर्य आए हैं कहाँ से? आर्य मध्य एशिया से भारत आए हैं, मध्य एशिया से। मध्य एशिया से भारत आए थे। ठीक है, और आर्य हमारे पूर्वज भी रहे हैं, है ना। तो मैक्स मूलर ने कहा था कि आर्य मध्य एशिया से भारत आए थे। मध्य एशिया से इनका अर्थ है ईरान और इराक, ईरान और इराक। ऐसा इन्होंने क्यों कहा? ऐसा मिलता है, एक अभिलेख है जिसे हम बोलते हैं बोगज कोई अभिलेख। ये कितना पुराना है? तो ये लगभग 1400 बीसी पुराना है। ये 1400 बीसी पुराना है। ठीक है, इसमें इस बात का वर्णन मिलता है। और इस बोगज कोई अभिलेख में क्या है? इस अभिलेख में क्या मिलता है? इस अभिलेख में इंद्र देवता, मित्र देवता, गरुड़ देवता, इंद्रदेव, एक और है नासत्य देव का वर्णन मिलता है। ठीक है, तो इस बात से हम अर्थ लगा सकते हैं कि आर्य कौन थे? आर्य, इस बात से इन्होंने क्या अर्थ लगाया कि आर्य मध्य एशिया से भारत आए थे। ठीक है, एक यही नहीं, बाकी आगे दयानंद सरस्वती ने भी अपने मत दिए हैं। उसके बाद नंबर 2 पे आते हैं पेनका हट। इन्होंने कहा कि आर्य कहाँ से आए हैं? तो इन्होंने कहा कि आर्य जर्मनी से आए हैं।
जर्मनी से आए। इन्होंने कहा कि आर्य जो व्यक्ति थे, जो लोग थे, वो भारत कहाँ आए, वो जर्मनी से आए। ऐसा इन्होंने क्यों कहा? ऐसा इन्होंने कहा था, क्यों ऐसा इन्होंने कहा था? शारीरिक भिन्नता के आधार पर, शारीरिक समानता के आधार पर, शारीरिक समानता के आधार पर, शारीरिक समानता के आधार पर इन्होंने ऐसा कहा कि आर्य कहाँ से आए थे, तो आर्य जर्मनी से आए थे। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं दयानंद सरस्वती की, और दयानंद सरस्वती का जो है वो इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो दयानंद सरस्वती दयानंद सरस्वती ने कहा कि आर्य कहाँ से आए हैं, तो दयानंद सरस्वती ने कहा कि आर्य कहाँ से आए हैं, तिब्बत से आए हैं, यानी कि तिब्बत के पठार से, तिब्बत से आए हैं, तिब्बत से आए हैं। इन लोगों ने सिर्फ अपने अपने मत दिए हैं कि आर्य कहाँ से आए थे। ठीक है, और दयानंद सरस्वती के अगर हम बचपन के नाम की बात करें तो इनके बचपन का नाम था मूलशंकर। दयानंद सरस्वती ने एक नारा दिया था, कि वेदों की ओर लौटो, जो काफ़ी बार पूछा गया है, वेदों की ओर लौटो। इन्होंने नारा दिया था, इन्होंने कौन सा नारा दिया था? तो वेदों की ओर लौटो। ठीक है, और इनकी एक पुस्तक है, इनकी एक बुक है जिसका नाम क्या है? जिसका नाम है सत्यार्थ प्रकाश। ठीक है, तो हम बात कर रहे थे कि आर्य वैदिक काल 1500 से 1000 BC तक रहता है। इस काल में क्या हुआ? आर्यों ने वेदों की रचना की। ठीक है, इसीलिए कहते हैं कि आर्यों ने वैदिक सभ्यता को जन्म दिया। आर्य शब्द का अर्थ क्या था? श्रेष्ठ, कुलीन और अभिजात्य। आर्य शब्द का प्रयोग सबसे पहले मैक्स मूलर ने किया 1853 में। ठीक है, मैक्स मूलर ने अपने मत दिए कि आर्य कहाँ से आए हैं, तो मध्य एशिया से भारत आए। मध्य एशिया से इनके कहने का अर्थ है ईरान और इराक से आए। एक बोगज कोई अभिलेख है जो 1400 BC पुराना है। ठीक है, 1400 BC पुराना है। इसमें इंद्र देवता, मित्र देवता, गरुड़ देवता और नासत्य देवता का वर्णन मिलता है। ठीक है, नासत्य देवता का क्या है? वर्णन मिलता है। दूसरे आते हैं हमारे पेनका हट। इन्होंने क्या कहा? इन्होंने कहा कि जर्मनी से आए हैं। कहने का तात्पर्य, इन्होंने क्यों कहा ऐसा? इन्होंने कहा शारीरिक समानता के आधार पर। वहीं दयानंद सरस्वती की अगर हम बात करते हैं तो दयानंद सरस्वती ने कहा कि आर्य जो हैं वो तिब्बत से आए हैं। ठीक है, तिब्बत से आए हैं। और दयानंद सरस्वती जो हैं इनके बचपन का नाम मूलशंकर था, और इन्होंने एक नारा दिया था, वेदों की ओर लौटो। और सत्यार्थ प्रकाश इनकी काफ़ी प्रसिद्ध पुस्तक है, तो अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं। 3 मत हमारे हो चुके थे। चौथे मत में हम बात करते हैं गाइलस। ठीक है, चौथा मत किसने दिया था? गाइलस ने कहा था कि हंगरी व डेन्यूब से आए थे। ये क्या है? ये अलग अलग छोटे छोटे देश हैं। डेन्यूब से आए थे। कौन आए थे? तो आर्य आए थे। बात यहाँ पे किसकी चल रही है? तो आर्यों की चल रही है, तो आर्यों की ही हम बात करेंगे। ठीक है, अब हम बात करते हैं एडवर्ड मेयर की। ठीक है, तो एडवर्ड मेयर ने क्या कहा था? एडवर्ड मेयर ने कहा कि आर्य कहाँ से आए हैं, तो आर्य पामीर के पठार से आए हैं। कहाँ से आए हैं? तो पामीर के पठार से आए हैं। ठीक है, और छठे की हम बात करते हैं किसकी? बीजी तिलक की, यानी कि बाल गंगाधर तिलक की बात करते हैं। बाल गंगाधर तिलक ने क्या कहा? बाल गंगाधर तिलक ने कहा कि आर्य जो हैं वो उत्तरी ध्रुव से आए हैं। कहाँ से आए हैं? आर्य जो है उत्तरी ध्रुव से आए हैं। कहाँ से आए हैं? उत्तरी ध्रुव से आए हैं। इनकी एक पुस्तक है, इन्होंने एक पुस्तक लिखी है, या इनकी एक पुस्तक है द आर्कटिक होम ऑफ आर्यंस। ठीक है, आर्यंस। ठीक है, द आर्कटिक होम ऑफ आर्यंस। ठीक है, तो ये क्या है? ये कुछ मत हैं जो लोगों ने दिए अपने अपने कि आर्य कहाँ से आए थे और आर्य, ठीक है, किससे रिलेटेड थे। तो ये इंपॉर्टेंट है। और एक दयानंद सरस्वती वाला ये इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये परीक्षा में अधिक मतलब ज़्यादा से ज़्यादा पूछे जाते हैं। अब हम बात करते हैं आर्यों के पंचाजन की। ठीक है, तो आर्यों का पंचाजन, देखो सबसे पहले लिख लेते हैं कुल, ग्राम, विष, जन और राष्ट्र। ये क्या थी? ये सबसे बड़ी इकाई थी किसकी? आर्यों की सबसे बड़ी इकाई क्या थी? राष्ट्र, सबसे बड़ी इकाई।
सबसे बड़ी इकाई, ठीक है। और सबसे छोटी इकाई क्या थी? सबसे छोटी इकाई थी कुल। सबसे छोटी इकाई क्या थी? कुल। कुल आर्यों की सबसे क्या थी? छोटी इकाई थी। ग्राम प्रधान को क्या कहते हैं? ग्राम प्रधान को क्या बोलेंगे? ग्राम प्रधान को ग्रामीणी कहते थे, ठीक है। ग्रामीणी कहते थे, ठीक है। ग्राम प्रधान को ग्रामीणी कहते थे। बिस, ये बिस्पति हो जाता था, और जन क्या हो जाता था? जन जनपति हो जाता था, ठीक है। जन जनपति हो जाता था, ठीक है। तो आर्यों के पंचाजन में हमने देखा, कि कुल जो था वो आर्यों की सबसे छोटी इकाई थी। कुल यानी कि हम किस कुल में रहते हैं, किस गांव से रिलेटेड हैं, ये, ठीक है। ग्राम प्रधान को क्या कहते हैं? ग्रामीणी। जैसे आजकल ग्राम प्रधान ही कहते हैं, उस समय क्या कहते थे? ग्रामीणी। बिस का प्रमुख हो गया बिस्पति, जन यानी कि जनपति, और राष्ट्र यानी कि राष्ट्र इनकी सबसे बड़ी इकाई हो गया। आज होता है ना राज्य, देश, राज्य, उसके बाद जिला आता है, अपना जनपद आता है, उसके बाद अपने ग्राम या सिटी आते हैं। इसी प्रकार आर्यों के पंचाजन की बात हो गई। अब हमारी नेक्स्ट हेडिंग होगी पूर्व वैदिक काल की विशेषताएं, ठीक है। तो इतना आपको समझ में आया होगा, ये हम उम्मीद करते हैं। देखो, जो हम पढ़ रहे हैं इनसे किसी भी वनडे एग्जाम में क्वेश्चंस बनते हैं, और हम हिस्ट्री कंप्लीट करेंगे, ठीक है। और देखना, आप क्वेश्चंस यहीं से बनेंगे, बस ध्यान से और ठीक से रिवीजन करके पढ़ना है। अब हम बात करेंगे, हमारी अगली जो हेडिंग है वो होगी पूर्व वैदिक काल की विशेषताएं। पूर्व वैदिक काल की विशेषताएं, ठीक है। पूर्व वैदिक काल की विशेषताएं। तब तक हम इसे रेज कर देते हैं, वैदिक काल को, ठीक है। तो अब हमारी हेडिंग होगी पूर्व वैदिक काल की विशेषताएं। पूर्व वैदिक काल यानी कि वैदिक काल, पूर्व का अर्थ होता है पहले, और वैदिक काल का अर्थ होता है कि वैदिक काल जो हमारा काल है उससे पहले वाला समय। तो वैदिक काल के लोग, पूर्व वैदिक काल के लोग कैसे थे? तो ये शाकाहारी और मांसाहारी दोनों प्रकार के थे। कैसे थे? तो ये शाकाहारी और मांसाहारी दोनों प्रकार के थे, ठीक है। इन्हें क्या कहते थे? अगर ये शाकाहारी और मांसाहारी दोनों प्रकार के थे तभी इन्हें सर्वाहारी कहते हैं। क्या कहते थे? सर्वाहारी कहते थे, ठीक है। सर्वाहारी कहते थे, इन्हें हम सर्वाहारी कहते थे, ठीक है। तो शाकाहारी और मांसाहारी, इन्हें हम क्या कहते थे? इन्हें हम सर्वाहारी कहते थे। अब हम बात करते हैं कि आर्यों की, ये हो गया, इसमें इतना ही। अब हम बात करते हैं कि आर्यों की जो भाषा है वो क्या थी। तो आर्यों की भाषा संस्कृत थी, पॉइंट डाल के लिखना। आर्यों की भाषा संस्कृत थी, और लिपि क्या थी? और लिपि क्या थी? लिपि ब्राह्मी थी, ठीक है। लिपि ब्राह्मी थी, ठीक है। अब इतना हो गया, आर्यों की भाषा संस्कृत थी और लिपि क्या थी? ब्राह्मी थी। अब हम बात करेंगे कि आर्य जो हैं वो खाद्य पदार्थों को अलग अलग नामों से पुकारते थे। तो अब हम बात करते हैं आर्य खाद्य पदार्थों को क्या कहते थे। तो आर्य लोग जो थे वो खाद्य पदार्थों को आर्य, यहाँ से लिखो आर्य, ठीक है। आर्य खाद्य पदार्थों को क्या कहते थे? आर्य खाद्य पदार्थों को करब कहते थे, करब, ठीक है। आर्य खाद्य पदार्थों को करब कहते थे, ठीक है। यवांगू यानी कि यवांगू कहते थे जौ के दलिया को, जौ का दलिया, ठीक है। जौ के दलिए को क्या कहते थे? यवांगू कहते थे। यब बोलते थे जौ को, यब क्या कहते थे? यब कहते थे जौ को, ठीक है। यब कहते थे जौ को। और धनब कहते थे मरुस्थल को, जो रेगिस्तान, मरुस्थल, ठीक है, मरुस्थल को कहते थे। धनब हो गया, धनब, मरुस्थल। और अधन्या, ये लोग कहते थे गाय को, ठीक है। और गाय को आर्य लोग जो थे वो क्या मानते थे? गाय को ये कहते थे कि न मारे जाने योग्य। आर्य लोग ये मानते थे कि गाय एक पवित्र पशु है और हमें इसकी हत्या नहीं करनी चाहिए, ठीक है। अधन्या, गाय न मारे जाने योग्य। और अब हम बात करते हैं पारावत की। तो पारावत किसे आर्य कहते थे? समुद्र को पारावत कहते थे। और बेकनाट कहते थे सूदखोर को, ठीक है।
बेकनाट कहते थे सूदखोर को। तो पूर्व वैदिक काल की विशेषताएं कि लोग शाकाहारी मांसाहारी होते थे, यानी कि इन्हें हम सर्वाहारी कह सकते हैं। आर्यों की भाषा संस्कृत थी, क्या थी? संस्कृत। और लिपि कैसी थी? तो लिपि थी ब्राह्मी, ब्राह्मी लिपि थी। कैसी लिपि थी? ब्राह्मी लिपि थी। आर्य खाद्य पदार्थों को क्या कहते थे? करब, एवांगू, जौ का दलिया, एव जौ, धनब। धनब इंपॉर्टेंट है, धनब कहते थे मरुस्थल को। अधन्या इंपॉर्टेंट है, अधन्या यानी कि गाय, न मारे जाने योग्य। सूदखोर, ठीक है। बेकनाट पे लिखते हैं बेकनाट, बेकनाट, ठीक है। बेकनाट कहते थे सूदखोर को। और सूदखोर कौन होता था? सूदखोर होता था जो ब्याज पर पैसे देने वाला, ब्याज पर पैसे देने वाले, ठीक है, या वाला, ब्याज पर पैसे देने वाला। सोमरस, सोमरस कैसे कहते थे? तो सोमरस कहते थे पवित्र पेय को, ठीक है, पवित्र पेय को ये सोमरस कहते थे। उसके बाद अगर हम बात करते हैं तो ये लोग आर्तना, आर्तना कहते थे बंजर भूमि को, बंजर भूमि को। और कीनास कहते थे, कीनाश, कीनास कहते थे किसान को, ठीक है। और बप्ता कहते थे ये लोग, किसे? बप्ता कहते थे ये नाई को, ठीक है। तो क्या कहते थे? सोमरस यानी कि पवित्र पेय, आर्तना यानी कि बंजर भूमि, कीनास यानी कि किसान, और बप्ता यानी कि नाई, ठीक है। उर्वरा, उर्वरा हो गया कृषि भूमि, कृषि भूमि। और लांगल किसे कहते थे? लांगल, लांगल कहते थे ये हल को, लांगल कहते थे जो हल होता था ना, खेती वाला हल होता था, उसे ये लोग लांगल कहते थे। और खिल्ल किसे कहते थे? खिल्ल, तो खिल्ल कहते थे, खिल्ल कहते थे किसे? कृषि भूमि के, कृषि भूमि के, कृषि भूमि के बीच की, कृषि भूमि के बीच की भूमि को, कृषि भूमि के बीच की भूमि को क्या कहते थे? तो ये लोग खिल्ल कहते थे, ठीक है। बेकनाट कहते थे सूदखोर को, यानी कि जो लोग ब्याज पर, जो व्यक्ति पैसे देते थे उन्हें हम क्या कहते थे? ये जो आर्य लोग थे वो सूद बेकनाट कहते थे। सोमरस पवित्र पेय, आर्तना बंजर भूमि, कीनास किसान, और बप्ता नाई, उर्वरा कृषि भूमि, लांगल हल, खिल्ल कृषि भूमि के बीच की भूमि, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि आर्य लोग जो थे वो वस्त्र किस प्रकार के धारण करते थे? वस्त्र, तो ये क्या पहनते थे? ये सूत, सूत कोमा ऊन, सूत कोमा ऊन और मृगचर्म। मृगचर्म का मतलब समझते हो? मृगचर्म यानी कि हिरण की चर्म यानी कि चमड़ी, ठीक है। सूत प्लस ऊन, सूत कोमा ऊन और मृगचर्म को ये क्या करते थे? मृगचर्म को ही धारण करते थे, मृगचर्म को धारण करते थे, ठीक है। इतना हमारा कंप्लीट होता है। तो हम आज देखो, आज हमारा जो वैदिक काल था वो पूरा नहीं हुआ है। अभी आगे हमारे में ऋग्वैदिक कालीन नदियों के नाम हैं, और फिर ऋग्वैदिक कालीन लोगों की विशेषताएं आगे, ठीक है। तो हम आगे कंटिन्यू करेंगे अपने नेक्स्ट लेक्चर में। और तब तक के लिए हम आपके लिए इतनी मेहनत करते हैं, आप हमारे वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करें, क्योंकि अब तो आप हमारा आप हमारा इसमें सहयोग दें, क्योंकि और हम लोग इस सीरीज को पूरा लेके चलेंगे। और मैं प्रॉमिस करता हूं कि इससे आपके जो भी वनडे एग्जाम है उसमें आपके सीधे क्वेश्चन फंसेंगे, ठीक है। तो आज के लेक्चर में इतना ही। थैंक यू सो मच। नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे ऋग्वैदिक कालीन नदियों के नाम, ठीक है। तब तक के लिए नमस्कार।